हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, बड़ी ही अहम खबर है। इमरान रियाज पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। कहां पर रखा गया? कौन सी गंदी और गलीज जो है वो जेल इन्होंने बना रखी है, वहां पर डर्टी हैरी के कहने पर रखा गया। थाने से कैसे गायब किया गया और अब इमरान रियाज की हालत क्या है, उनके साथ क्या सलूक किया गया। कहने वाले ये कह रहे हैं कि उनकी जुबान काट दी गई है। बड़ी खबर है मेरे पास। और इसके साथ साथ शायान अली ने लंदन में क्या किया, इसके बारे में भी एक बड़ी खबर आपके सामने रखनी है। इमरान खान ने अपने खिताब में कौन सा ऐसा लफ्ज बोल दिया कि जो बहुत ही नागवार गुजरा अवाम को, लेकिन जज्बात में कह गए। ये भी आपको बड़ी अहम खबर से आगाह करना अपने इस व्लॉग का हिस्सा है। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, क्योंकि आज कल यही यूट्यूब चैनल जो हैं वो बने हुए हैं पाकिस्तान की आवाज, आपकी आवाज, इमरान खान की आवाज, और दुनिया तक पहुंचा रहे हैं इमरान खान और पाकिस्तान का पैगाम। तो नाजरीन, सबसे पहले मुमताज सहाफी और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त इमरान रियाज खान को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, कहां पर रखा गया और फिर थाने से कहां मुंतकिल किया गया, इसके बारे में हैरत अंगेज इंकिशाफात आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि आपको बताऊं कि वो कौन सी पाकिस्तान की गंदी और गलीज जेल है जिसको पाकिस्तान का गोंतानामो कहा जाता है, और उस जेल में किस तरीके से इमरान रियाज पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जुबान काट दी गई जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए। और जब इनको ये पता चला कि अब इनको जान के लाले पड़ने वाले हैं, इमरान रियाज की हालत इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है, तो लावारसों की तरह उनको अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। और वहां पर अब उनकी अहलिया ने ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक बताया है कि इमरान रियाज की हालत शदीद खतरे में है, कोमा में है, बोल नहीं सकते और अभी तक होश में भी नहीं आए हैं। तो नाजरीन, ये सारा जुल्म और तशद्दुद किस लिए किया गया, सबसे पहले तो हम इस बात पर जरा आपकी नजर दौड़ाना चाहेंगे कि इमरान रियाज को किस जुर्म की सजा दी जा रही है। पाकिस्तान का ये सिपाही जो पाकिस्तान के लिए बोल रहा है, उसको कौन लोग हैं जिन्होंने इस कदर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और किस वजह से बनाया गया। आइए छोटे छोटे 10-10 सेकंड के, 1-1 मिनट के वो क्लिप देखें जिनमें इमरान रियाज ने तकारीर की और बहुत ही जोर देकर ये कहा कि ये कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं कि जो ना तो सियासतदान हैं और ना ही कोई दूसरे इदारे के लोग हैं, ये नामालूम अफराद हैं, और ये आखिरकार किस तरह सहाफियों पर तशद्दुद करते हैं। इन क्लिप्स में, इन तकारीर में उनको हमेशा ये कहते हुए सुना गया कि इस बार तुम्हें टक्कर के लोग मिले हैं, और इस मर्तबा वाकई ही इमरान रियाज ने अपनी जान पर खेल कर और बदतरीन तशद्दुद जो है उसको बर्दाश्त करके टक्कर का सहाफी होने का सबूत दे दिया। आइए इमरान रियाज के वो क्लिप्स सुनाएं जिनमें ये कहा जा रहा है कि मुजरिम कौन है, मारता कौन है, नंगा कौन करता है, तशद्दुद कौन करता है। तेरा मुल्क खा जाएगा। हर थोड़े अरसे के बाद वो गद्दार था, अब वो हुक्म बदल रहे, अब तुम गद्दार हो, जवाब मांगेंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि पहली मर्तबा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। मुझे बताएं, किसी सियासतदान में जरूरत है कि हमारे प्रोग्राम बंद करे, हमें पर्चे दे, हमें अंदर डाले? वो जिसके पास ये कॉपीराइट है ना, जो बहुत ताकतवर है, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की, बोलो और बार बार बोलो, ये इख्तलाफ रहेगा, ये इख्तलाफ रहना चाहिए। आपकी बात भी ठीक है कि जब हम अपने लिए बोलने का हक मांग रहे हैं तो हम बाकियों को यह बोलने का हक देंगे, चाहे हमें उनकी बात पसंद हो चाहे ना पसंद हो। बोलो और बार बार बोलो।
नाज़रीन, जब यही इमरान खान अमेरिका को कहता है एब्सोल्युटली नॉट, पूरी कौम इसको शाबाश देती है। और जब यही इमरान खान को अमेरिका वापस जवाब देता है फैटफ की सूरत में कि एब्सोल्युटली नॉट, तो पूरी कौम इसके खिलाफ हो जाती है। अपनी सोच में बैलेंस और ठहराव पैदा कीजिए। मैं आपको याद दिलाता हूं एक वाकया, 30 नवंबर 1997 को एक वजीर आजम को अदालत ने बुलाया था। इसी सुप्रीम कोर्ट ने, जजों को छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, डंडे, पत्थर, कारकुन, गालियां, यह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किया गया था। और आज उसी महीने में 24 साल के बाद 10 नवंबर को एक और वजीर आजम को उसी अदालत ने बुलाया है। और वो अदालत के रोस्टम पे खड़ा होकर जजेस को कह रहा था कि आप हुक्म कीजिए, हम एक्शन लेंगे, इस मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं होगा मेरे समेत। इस फर्क को याद रखिएगा। यही फर्क है एक जमहूरी सोच में और एक डिक्टेटरशिप की ट्रेंड करदा सोच में, याद रखिएगा। अकेला रखने वाले कैदियों की याददाश्त मुतासिर होती है, वो उसकी याददाश्त को तोड़ना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। गाड़ी आपने मेरी छीन ली, हथियार आपने मेरे छीन लिए, 20 FIR मेरे पे करवा ली, ये गिरफ्तारी वाला तजुर्बा करना है, लो ये भी करके देखो, मैं जा रहा हूँ। और कौन सी चीज है जो उसको नहीं टूटने दे रही? उम्मीद नहीं टूटने दे रही उसको, आजादी की उम्मीद। उसे हौसला है कि उसकी सोच को, उसकी बात को, उसके अल्फाज को ये बड़ी बड़ी फसीलें, ये जंजीरें बांध के नहीं रख सकती कि मैं जो सोचता हूं, मैं जो कहता हूं, वो इन दीवारों के पीछे रुकता नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे ख्याल में ज्यादा पाकिस्तान के बारे में फिक्रमंद भी रहते हैं, ज्यादा बेहतर सोचते भी हैं, ज्यादा बेहतर फैसला भी कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर लोकल बदमाशों का दबाव नहीं होता। जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उसको आप पुलिस से नहीं डरा सकते, उसको आप बंदूक से नहीं डरा सकते, उसको आप ताकत से नहीं डरा सकते, उसके ऊपर आप कोई पटवार खाने का दबाव नहीं डाल सकते, उसके ऊपर आप कोई और कचहरी का दबाव नहीं डाल सकते, उसके ऊपर जो माशरती दबाव आप एक क्रिएट कर देते हैं बदमाशी के साथ, वो आप उसके ऊपर नहीं डाल सकते। जब आप उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते तो वो ज्यादा बेहतर फैसला करेगा आपके दबाव में आए बगैर। यानी ओवरसीज पाकिस्तानी को तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी नहीं दबा सकता कि यार वोट इधर डालो या इधर डालो। उसकी मर्जी, जहां मर्जी डाले वो, जैसे मर्जी वोट करे वो। तो यहां पे रहने वाला वोटर अभी तक दबा हुआ है। यूट्यूब चैनल देखते रहे, इस चक्कर में मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। गिरफ्तारी की वजह क्या है, मैं चीजें आपके सामने रख देता हूँ। और मेरा एक मौक़िफ़ है रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ, मेरा एक मौक़िफ़ है बंद कमरों में होने वाले फैसलों के खिलाफ, मेरा एक मौक़िफ़ है एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ। एयरपोर्ट से कि यहाँ कोई कानून नहीं है, इन्होंने मेरे घर पे छापा मारा। एयरपोर्ट से कि यहाँ कोई कानून नहीं है, इन्होंने मेरे घर पे छापा मारा। पाकिस्तान में बोलने की गुंजाइश खत्म कर दी गई है और मेरा काम जो है वो बोलने का। शहीद अरशद शरीफ ने भी इसलिए पाकिस्तान छोड़ा था कि उन्हें यह पता चल गया था कि ज़मीन तंग कर दी गई है और बोलने नहीं दिया जा रहा। मुझे भी बदकिस्मती से इसीलिए पाकिस्तान से जाना पड़ रहा है कि यहाँ पे बोलने नहीं दिया जा रहा और सरजमीन तंग कर दी गई है। जी तो नाजरीन, आपने ये क्लिप्स देखे जिसमें इमरान रियाज खान बड़े ही बेबाकाना अंदाज में ललकारते हुए नजर आते हैं और ये सहाफियों के सामने भी इस बात को रखना चाहते हैं कि जरा अपनी आंखें खोल लें। बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने वाले सियासतदान नहीं है, बल्कि ये वो हैंडलर्स हैं जिनका इमरान खान ने आज अपने खिताब में भी जिक्र किया। ये वो बगैरत हैंडलर्स हैं जिनको इमरान खान ने भी बगैरत कहकर बुलाया और ये भी कहा कि बेशर्म है, औरतों की बेरुमती करते हैं, घरों में घुस जाते हैं। और जब इनके अपने घर में कोई घुसा तो इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। और उसके बाद कौन कौन सी ऑडियोज आई, वो ऑडियोज भी आज आपको मैंने अपने इस प्रोग्राम में सुनवानी है कि कौन सी खातून जो है वो कोर कमांडर लाहौर की रिश्तेदार और उनका एक रिश्तेदार अपनी गुफ्तगू में किन हकायक से पर्दा उठा रहे हैं। आइए जरा वो ऑडियोज भी सुन लीजिए जिसमें कोर कमांडर की बेगम मोहतरमा फातिमा की एक रिश्तेदार जो है वो हकायक से पर्दा उठा रही है और एक और उनका करीबी अजीज जो है वो बता रहा है कि आखिरकार ये क्यों हुआ, किसके कहने पर हुआ और इसके पीछे कौन सी साजिश कार फरमा है। आइए ऑडियो मलाजा फरमाएं। मैं जिन अपने कोर्समेट्स को मिला हूँ ना, वो सारे तो लाहौर में सर्व कर रहे हैं
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارا کا سارا چیز آرکسٹریٹ کی گئی تھی. جنرل صاحب کو انہوں نے انٹیلیجنس بتائی نہیں ہے, دیا ہی نہیں, بتایا ہی نہیں کہ جی کیا ہوا ہے. اور جی ایس ایف غائب ہو گئی ہے, کیو آر ایف غائب ہو گئی ہے, ڈی جی رینجر غائب ہو گیا ہے, جی او سی 11 ڈیو غائب ہو گیا ہے, اس کا اپنا چیف آف سٹاف غائب ہو گیا ہے. اس کے ساتھ اس کے ساتھ سلمان کے ساتھ اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ ایم ٹی او یعنی کہ آپ کا جو ٹرانسپورٹ آفیسر اے ایس سی کا ہوتا ہے وہ تھا, ایک میجر صاحب. ایک اس کا کرنل سٹاف بھاگا بھاگا آیا ہے, وہ اتفاق سے پیچھے رہتا تھا شلوار قمیض میں, اور 2 اور کوئی آفیسر تھے, ایک اس کا سٹاف آفیسر تھا اور ایک اور تھا. انہوں نے 15-20 منٹ نیگوشیٹ کیا ان لوگوں کے ساتھ, اور کہتے ہیں پھر بعد میں وہ شروع میں کہتے ہیں بلکہ شکر ہے کہ شروع کے جو 4-5 لڑکے پی ٹی آئی کے اندر پہنچے ہیں وہ پٹھان تھے. تو کہتے ہیں ان میں سے ایک آفیسر جو تھا, میجر جو تھا, ہی واز اے پٹھان. تو اس نے ان سے پشتوں میں بات کی. اس نے کہا کہ یار اندر بیٹیاں ہیں اور بہنیں ہیں. تو وہ کہتا ہے پھر پی ٹی آئی والوں نے لوگوں کو تھوڑا پیچھے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے بٹ آپ نکلیں یہاں سے. بٹ جنرل صاحب ریفیوزڈ. پھر انہوں نے ایونچولی کہتے ہیں پیچھے سے توڑوایا ہے, دیوار توڑوائی ہے. کہتے ہیں اندر ان کا ایک کک تھا, ایک ڈرائیور تھا, اور ایک آدھا کوئی اور جو ہے نا اندر گارڈ سینٹری تھا جو رہ گیا تھا. پوری کی پوری یونٹ جو 58 فیلڈ بٹالین ہے, جو اس کی جو 75 لوگوں کی گارڈ ہوتی ہے, وہ غائب ہو گئی تھی. کیو آر ایف غائب ہو گئی تھی. وہ کہتے ہیں پیچھے سے ڈی جی رینجرز کو اس نے فون کیا, ایس پی کو فون کیا, کس بندے نے فون نہیں اٹھایا. کہتے ہیں پھر انہوں نے بھاگے وہاں سے, توڑوا کے گیٹ پیچھے سے دیوار توڑی ہے, اور ساتھ میں نیبرز کوئی رہتے ہیں ان کی گاڑی انہوں نے مانگی. انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے گاڑی, آپا ساتھ ہیں ہمارے, فاطمہ آپا اور بچے ساتھ ہیں. انہوں نے پھر گاڑی دی ان کو. کہتے ہیں 2 سویلین گاڑیوں میں یہ اپنے پجاموں اور ٹریک سوٹ میں وہاں سے کور ہیڈ کوارٹر پہنچے ہیں. اور کہتے ہیں کور ہیڈ کوارٹر پہنچنے کے بعد کہتے ہیں جی اس کے کچھ گھنٹے کے بعد سی او ایس جو ہوتا ہے, چیف آف سٹاف ان کا ہوتا ہے, بریگیڈیئر جو ہے وہ آیا ہے, اور باقی جی او سی وغیرہ پہنچے ہیں. اور اس کے بعد تب تک سب کچھ ہو چکا تھا, تب تو گھر گھس چکے تھے, انہوں نے توڑ پھوڑ کرنی اسٹارٹ کر دی ہوئی تھی. اینڈ دیٹ از دی اسٹوری. سو بھائی یہ ساری کی ساری جو آرکسٹریٹ ہوئی ہے نا, یہ بہت اوپر لیول پہ ہوئی ہے. یہ اوپر سے یہ بالکل آنٹی صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جو چیف ہے اس نے بیسکلی آرکسٹریٹ کرائی ہے تھرو ہز اون فیوریٹ آفیسرز. جی او سیز دونوں اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. آپ کا جو چڑیا گھر کے پاس ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے آف دی انٹیلیجنس, وہ انوالو تھا. کیونکہ ادروائز کیو آر ایف آپ کی کینٹ میں اتنی کیو آر ایف کھڑی ہوتی ہیں, مطلب یو کانٹ امیجن, ہر تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کی کیو آر ایف کھڑی ہوتی ہے. کیو آر ایف ایٹ لیسٹ 30 سے 35 بندہ ہوتا ہے, اور ایک آفیسر ڈیٹیلڈ ہوتا ہے. اور اس طرح کی سچویشن میں تو ڈیفینیٹلی ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہوتی ہے. پلس پولیس والا کوئی نہیں تھا. مطلب یہ وہ جگہ ہے کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے سے اب یو ٹرن کرتے ہوئے آپ اگر 5 سیکنڈ لگا دو تو وہاں پر انٹیلیجنس والے آ جاتے ہیں. جی آپ کیا کر رہے ہیں آپ کھڑے ہوئے. مال آف لاہور کے سامنے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, وہاں پر آپ کے انٹیلیجنس والے نارمل ڈیز میں کھڑے ہوتے ہیں. ایم پی کھڑی ہوتی ہے. یہ اٹس این آرکسٹریٹڈ کمپلیٹ اٹیک ہے بھائی. یہ دس از اے فکڈ اپ سچویشن. اور کل ان کو میں جو اپنے کورس میٹس کو ملا ہوں, وہ تو یار مطلب پٹھان ہے, اوپر سے 2 مطلب کرنیل سرونگ ان لاہور. وہ کہتے ہیں کہ پہنچود یہ اوپر والوں نے مذاق بنایا ہوا ہے, اللہ خیر رکھے. بٹ وہ آئی ڈونٹ نو واٹس گونا ہیپن ناؤ. دی ادر تھنگ بڑی انٹرسٹنگ جو بات ہے وچ از دی ٹائم لائن آف ہز ریزگنیشن اینڈ فائرنگ. وہ کہتے ہیں جی رات 9 بجے اس کو انہوں نے کمانڈ سے ہٹا دیا تھا جنرل صاحب کو, وچ مینس کہ اے جی برانچ نے رات کو 9 بجے, یعنی کہ اب یہ مطلب 6 بجے 5 بجے ہوا ہے یہ سارا کچھ, اور 9 بجے ان کا ڈیسیجن تھا کہ جی اس کو آپ نے فائر, جن کو جی ایچ کیو بلا لیا واپس, ٹھیک ہے. اور اچھا بفور ہی لیفٹ, جنرل صاحب بفور ہی لیفٹ کور ہیڈ کوارٹر میں اس نے بلا کے کور انٹیلیجنس والوں اور باقی ساروں کو, ایک تو خیر ان کی پتلون اتاری, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی آرڈر این آفیشیل انکوائری. وہ آفیشیل انکوائری انہوں نے آگے جانے ہی نہیں دی ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کا جو اے جی برانچ تھی اس نے ان کو کہا کہ جی نتھنگ ڈوئنگ, یو کم اسٹریٹ ٹو جی ایچ کیو. 2 دن وہاں پر رکھا ہے ان کو, آپا وغیرہ یہاں پر رہی ہیں, ان کی جو مسز وغیرہ, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو رات کو اس کی کمانڈ ریلنکوش کرا دی تھی, اسپیسیفکلی بیکاز ہی ہیڈ آرڈر این انکوائری کہ ہوا کیا ہے, یہ غائب کہاں ہوئے ہیں سارے. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ نو ون از گوئنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا, بیکاز دے آر ہائڈنگ سم تھنگ. اگر ان کو اتنا شوق ہوتا تو یہ انکوائری چلنے دیتے. ان کو اتنا شوق ہوتا اگر اپنی وہ ساخت کرنے کا رکھنے کا, تو انکوائری چلے. انہوں نے انکوائری نہیں ہونے دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ان 3 to 4 hours he was fired, basically removed from his post, and then he was asked to resign. So یہ بڑی ایک لمبی اسٹوری ہے, اور یہ بہت بڑا کور اپ ہے. اور اچھا a lot of people are now saying فوج کے اندر کہ یہ ارادہ ان کو یہ نہیں تھا کہ صرف کور کمانڈر گھر کے اندر توڑوائیں گے. ان کا ارادہ تھا کہ کور کمانڈر کی فیملی یا کور کمانڈر کو خود انہوں نے شہید کروانا تھا,
ताकि PTI would have been completely जो है ना disbanded as a terrorist organization, बट वो अल्लाह का करना था या मतलब जनरल साहब की अपनी वो। अच्छा, पहले जनरल साहब आपा ने और जनरल साहब ने 15 मिनट उनको कहा कि बेटा हम आपको चाय बना के देते हैं, आप बैठो यहाँ पर आके हमसे बात करो, और बाय दैट टाइम खैर एनीवे सिचुएशन निकल चुकी थी। सो उनकी अल्लाह ताला ने उनको बचाया है और उनकी इज़्ज़त रखी है। सो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन एंड द ट्रस्ट इन द टॉप टियर इज़ नाउ कम्प्लीटली इरोडेड। मुझे नहीं पता कि कैसे चल रही है इस वक्त फौज जो है, क्योंकि ऊपर वाला जो भाईजान जो हमारे जो इमाम साहब बैठे हुए हैं उनके बारे में तो जो कल वो जो 3-4 करनैल बात कर रहे थे, आप सोच के हैरान हो जाते हो कि बहनचोद हाउ इज़ दिस यूनिट और दिस कमांड वर्किंग। बट एनीवेज लेट्स सी। फातिमा से बात हुई है आज बड़े दिनों बाद। मुनीब की वो तो बात ही नहीं कर रही थी ना, इससे कि वो तो मियाँ बच्चे तो मेरी खाला के घर आ गए थे। तो फातिमा ने बताया कि ये जब एंटर हुए तो सलमान भाई भी घर में थे, ये भी थी, खतीजा भी और इब्राहिम भी, दोनों बच्चे और माँ बाप। तो जब वो एंटर होते ही ना आगे होके लड़का आया और बिल्कुल फातिमा के, ये लोग यूँ लाउंज में थे। सलमान, अच्छा मेरा ख्याल था सलमान भाई घर में नहीं थे, सलमान भाई भी थे। और सलमान भाई ने सारे जो जनरल और उनको फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। ये हरामज़ादे आसिम मुनीर ने करवाया है और हर जगह फ़ोन किया। तो ये घर में आराम से बैठे हुए थे, मतलब आराम से इस तरह बैठे थे कि इनको पता था हालात ख़राब हो रहे हैं। और इन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं सिविलियंस पे कोई गोली शोली नहीं चलाऊंगा। मैंने आपको बताया ना कि बड़ा ये नेक इंसान है। तो वो कहती है कि वो एकदम से जब लोग एंटर हुए तो अंदर यूँ कमरे में आए तो मुझे कहती है मैं तो आप बैठूंगी, अब कल जाना है इसके घर। अब 2-3 दिन तो हम गए ही नहीं कि सब लोग जा रहे थे। तो अब मेरी खाला ने कहा कि अब सब आ रहे हैं तो तुम लोग क्यों रुके हुए हो। तो आज मुनीब से उसने लंबी बात की है फातिमा ने। तो कहती है कि एकदम वो जवान सा लड़का आगे आके, जैसे डंडे नहीं पकड़े हुए, आगे आके आया और ये कहता है कौन हो तुम, इसको कहा फातिमा को। तो फातिमा ने कहा मैं इस घर में रहती हूँ, मैं इस घर में रहती हूँ। मुनीब क्या कहा था, घर में रहती हूँ क्या, और दूसरा जुमला क्या कहा था, मैं इस घर की क्या हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं घर में रहती हूँ। एकदम से फातिमा, ये मेरा घर है, हाँ फातिमा ने कहा मेरा घर है। वो डंडे लेके जब आगे आए तो फिर उस लड़के ने एकदम से कहा कि हम क्या, मुनीब क्या जुमला बोला, हाँ आप अंदर चली जाएं, हम औरतों, आप, हाँ आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो वो तो उसने कहा आप अंदर चली जाएं, काबिल एहतराम है। फिर इसने अपनी बेटी को और बेटे को कहा अंदर जाओ। तो बेटी ने कहा कि वो जो खतीजा जिससे मैं ईसा की करना चाहती थी वो वाली, उसने कहा कि मैं अम्मा आपके बगैर अंदर नहीं जाऊंगी। फिर इसने चीख के कहा कि अंदर जाओ, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ बाहर खड़ी हूँ, अंदर जाओ। तो फिर सलमान भाई वहीं खड़े रहे खामोश, कुछ नहीं उनको कहा। और उन्होंने वो धावा बोलना शुरू किया, उसमें वो गुल्लू बट सब थे। कोई फ़ौज का जो इतना बड़ा कोर कमांडर जिना हाउस में रह रहा है और कोई फ़ौज नहीं पहुंची। इसने सलमान भाई ने सब तरफ फ़ोन किए, किसी ने जवाब नहीं दिया। ये सारा प्लानिंग से इसके साथ किया गया, जैसे कि ये उनके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है ना। इसने पहले कह दिया था कि मैं नहीं करूँगा कुछ, मैं कोई ऑर्डर नहीं दूँगा पूरे लाहौर को, मैं नहीं, लाहौर तो उसके अंडर था ना सलमान भाई के। तो फिर जो है ना सलमान भाई खामोश खड़े रहे, बस सब्र से देखते रहे कि तोड़म फोड़ी हो रही है, खड़े रहे। और बच्चों को फिर उसका जब थोड़ी देर होगी, जब आग लगना शुरू हुई तो फिर फातिमा को कमरे में और बच्चों को कमरे में भेजा। और फातिमा कहती है आप लोग फिल्मों में भी नहीं सोच सकते जो हुआ। और फिर उसके बाद पीछे सीढ़ी लगा के महरीन आपा, जो अता वंदयाल की बहन है ना, जो इसकी फुफो की बेटी है और उसकी बेटी की समधन है, सीढ़ी लगा के पीछे उनकी दीवार मिलती है ना जिना हाउस से, तो वो उतरे महरीन आपा के घर बच्चे और फातिमा। जब आग लगी सलमान भाई अंदर ही रहे और सलमान भाई ने बस ये कहा था कि मैं अगर मेरे बच्चों पे हाथ डाला तो फिर मैं कोई एक्शन लूँगा। घर में तो असला बहुत था लेकिन खामोश खड़े रहे कि मैं पहले ही कह चुके थे ना वो आसिम मुनीर को कि मैं नहीं कुछ हरकत में आऊँगा, मैं अपने लोगों को नहीं मारूँगा। तो इसीलिए तो देखें क्या किया है उन्होंने इसके साथ, पता नहीं आगे क्या करेंगे, अब कल जाएंगे मिलेंगे। नाजरीन आपने ये ऑडियो सुनी, इसमें खातून बता रही हैं कि कोर कमांडर की बीवी ने उनको बताया कि इस सारे मामले के पीछे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज आसिम मुनीर हैं। और हाफिज आसिम मुनीर जो है अपने आप को सैयद भी कहते हैं, लोगों के घर में लोगों को घुसाते भी हैं और फिर उन सारे मामलात को पीटीआई के वर्कर्स पर डाल दिया जाता है। आपने ये ऑडियो गौर से सुनी, इसमें कौन किस पर इल्जाम लगा रहा है। ये वो करीबी रिश्तेदार हैं कोर कमांडर लाहौर के, और ये भी बता रहे हैं कि उनको किस तरीके से जो है वो ओहदे से दस्तबरदार करवाया गया और इस्लामाबाद में यानी रावलपिंडी में GHQ में हाजिर होने की हदायत की गई।
ये सारा मामला इनके बकौल आर्मी चीफ करा रहे हैं, लेकिन हम तो इससे भी आगे समझते हैं कि कोई और भी है जो इस मामले के पीछे है और वो सारा इस मामले को हैंडल कर रहा है। अब हाफिज आसिम मुनीर तो खुद भी DGISI रह चुके हैं, इनके अपने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, इनके अपने भी मुखबर हैं, इनके अपने भी लोग हैं जिनको एक इशारे पर ये लोगों के घरों में दाखिल कर सकते हैं। आप अगर लाहौर छौनी में दाखिल हो तो फोर्ट्रेस स्टेडियम के पास एक चेक पोस्ट है, जैसा कि इस ऑडियो में कोर कमांडर लाहौर के करीबी अजीज ने बताया कि वहां से द मॉल ऑफ लाहौर के भी करीब अगर आप खड़े हो तो पाकिस्तान आर्मी के खुफिया अदारों के लोग आपके पास आ जाते हैं और आपको पूछना शुरू हो जाते हैं कि आप इतनी देर से यहाँ क्यों खड़े हैं। लेकिन इतना बड़ा हमला हुआ, इतना बड़ा मामला हुआ, किसी को पता भी ना चला। ये सारा मामला आपने इन ऑडियोज में जो मैंने अपने इस प्रोग्राम में सुनवाई सुन लिया कि कौन इसका जिम्मेदार है, कौन। दूसरी तरफ जब हम इमरान खान की खिताब को देखते हैं तो उन्होंने एक बड़ा ही जो ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया गुस्से में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में तो कह भी रहे थे कि अगर मैं मजीद बात करूंगा तो मैं मजीद इनके चेहरों से नकाब हटाऊंगा, और वो लफ्ज जब उन्होंने इस्तेमाल किया तो खासी जो है वो लोगों में बेचैनी पाई गई और इस लफ्ज पर खफगी का इजहार किया गया। लेकिन इमरान खान के गुस्से और खफगी को देखते हुए, जो कि उनके घर की औरतों के साथ जिस तरह से शर्मनाक सलूक किया गया, थोड़ी सी उनको इस मामले में रियायत दी जा सकती है। एक और बात जो है वो मुस्लिम लीग नून लंदन और मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं पाकिस्तान में भी इस बात को बड़ी शिद्दोमत के साथ सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात की जा रही है। पाकिस्तान की वो अजीम फौज जिसने कुर्बानियां दी हैं, जिसमें शहदा की लाशें उठाई गई और जिसमें जो है वो कई खानदान मुतासर हुए, उनको हम आज भी सैल्यूट करते हैं। लेकिन ये वो हैंडलर्स हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की फौज के इदारे को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उनकी बात करते हैं और मुस्लिम लीग नून वाले अचानक उनके अंदर जो है फौज की मोहब्बत जाग उठी है और मरियम सफदरवान की वो बातें भूल गए हैं जो उन्होंने अपने जलसों में ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है कि नारे लगवाए थे। आज अचानक सोशल मीडिया पर बैठकर फुदक रहे हैं मेंढक की तरह और बातें कर रहे हैं फौज की हुर्मत की। आप ये बताइए कि मियां बीमार शरीफ ने जनरल कमर जवेद बाजवा को लंदन में बैठकर क्या क्या नाजेबा बातें कही थी और आज भी फौज के मुताबिक कैसी बातें करते हैं आप सब बेहतर जानते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के वो सपोर्टर जिनको आमतौर पर पटवारी कहा जाता है, इनके दिमाग में किसी किस्म की कोई अक्ल नहीं है और ये कहे जा रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने इमरान खान को नाइस टू सी यू कहा। भाई बात ये है कि आपके क्रिमिनल वजीर आजम को जमानत दे दी गई। मॉडल टाउन वाले केस में राना सनाउल्लाह को चार्जशीट ही नहीं किया गया और ये भी कहा गया हमजा शहबाज शरीफ को और मरियम को कि जब इनको गिरफ्तार करना हो तो नैब इनसे पहले पूछ ले कि जनाब अवेलेबल है कि नहीं है। अब आप इन बातों के बाद चीफ जस्टिस का नाइस टू सी यू एक बड़े लीडर को कहना, एक ऐसे बड़े मतलब जो है वो आपको मालूम होगा तहरीके पाकिस्तान में जब कायदे आजम भी अदालतों में पेश होते थे तो जजेस उनका एहतराम करते थे क्योंकि वो एहतराम के लायक शख्सियत थी। और आप तो पानामा केस में अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सजा पा चुके हैं, मफरूर हैं, भाग गए हुए हैं। और हमने तो कई मरतबा इनसे पूछा कि मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर से कि आपके लीडर तो 50 रुपए के स्टाम्प पर पाकिस्तान से भागे हुए हैं और आप अदालतों के एहतराम और अदालतों के गलत फैसलों के बारे में निशानदेही कर रहे हैं। बहरहाल इनको समझाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनके बारे में ये बात बिल्कुल सादक आती है कि इन पर हदायत के दरवाजे बंद हो चुके हैं क्योंकि इनके लीडरों ने अवाम का माल हड़प किया हुआ है, हराम खाया हुआ है, उसके नतीजे में यही कुछ पैदा हुआ है। दूसरी तरफ नाज़रीन मैं जो बात कर रहा था इमरान रियाज पर जिस किस्म का बेईमाना तशद्दुद किया गया है, मेरे ज़राए ने बताया कि इस्लामाबाद से जब आप कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं तो एक रास्ता जो है वो एक इलाके को जाता है जिसको शादरा भी कहा जाता है और उस शादरा में एक ऐसे मुकाम पर डर्टी हैरी ने एक ऐसी जेल बना रखी है जिसमें इंसान सही तरह से बैठ भी नहीं सकता और गंदगी और जो उसका गलाजत है जब वो पेशाब करता है वो भी उसके अपने ही मुंह पर पड़ती है और इस सूरत में वो खाना भी नहीं खा सकता। वहां पर रखा किनको जाता है असल में
रखा जाता है उन दहशतगर्दों को जो एंटी स्टेट हैं। लेकिन आजकल इनकी नजर में हर सहाफी एंटी स्टेट हुआ हुआ है, हर सच बोलने वाला, हर वो शख्स जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर यकीन रखता है वो इनके हिसाब से एंटी स्टेट हुआ है और दहशतगर्द बना हुआ है, और उसको पकड़कर ये उस जेल में ले जाते हैं। वहां पर जो है वो थाने से मुंतकिल करके इमरान रियाज को रखा गया, और शाहजरा नामी जो इलाका है इस्लामाबाद के आज़म यूनिवर्सिटी के पास, जो इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं, पिंडी के रहने वाले लोग हैं, वो यकीनन उस इलाके को जानते होंगे। उस इलाके में ले जाकर इमरान रियाज पर इस कदर बेईमाना तशद्दुद किया गया कि कहा जाता है कि उनकी जुबान भी काटी गई और अब वो बोलने के भी काबिल नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कभी भी हक और सच की आवाज नहीं दबाई जा सकती, हक और सच का नाम बुलंद करने वालों को नहीं दबाया जा सकता। जैसा कि कल मारूफ सहाफी आफ्ताब इकबाल ने कहा कि मेरा और इमरान रियाज का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये बात इन तमाम गलाजत से भरे हुए बगैरत नामालूम को समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान के वो जर्नलिस्ट जो लिफाफे नहीं लेते और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले भी वो तमाम सहाफ़ी जो लिफाफे नहीं लेते और मियाँ बीमार शरीफ की गुलामी नहीं करते, वो हक और सच की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और किसी तरह से भी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि हम सब के अंदर वो सॉफ्टवेयर फिट है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऐन मुताबिक है कि हक और सच की बात करो और जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहो, ये ऐन जहाद है। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में बताएं कि शायान अली ने जो नौजवान है जो आवाज़ उठाता है जुल्म सितम के खिलाफ और पाकिस्तान के लुटेरों के खिलाफ, उसने कल लंदन में वज़ीर आज़म बरतानिया की रहायशगाह के बाहर एक जो है मुजाहरा किया। वहां पर भी जो है इनके हैंडलर्स ने यानी नामालूम अफराद ने कुछ लोगों को भेजा जिन्होंने पाकिस्तान की फौज के बारे में कोई नाजेबा नारेबाजी की, जिस पर शायान अली और उसकी टीम ने सख्ती से मना किया और कहा कि हमारा मकसद पुरअमन एहतजाज करना है और हमारा मकसद पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाना हरगिज नहीं है। हम तो उन करप्ट जर्नैलों के खिलाफ हैं जो पाकिस्तान की फौज के नाम को इस्तेमाल करते हुए मुल्क को लूटने में मसरूफ है और मुल्क को एक ऐसी स्टेट बना दिया है कि जहां पर बात करना भी जुर्म समझा जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है आप तमाम नाजरीन जहां जहां भी बैठे हैं मेरे कमेंट्स में भी लिखें ताकि ये तमाम दुआएं, ये फूल जो हैं इमरान रियाज तक पहुंचाए जा सकें, और दुआ करें कि अल्लाह ताला इमरान रियाज को सेहतयाब करे ताकि हक और सच की वो आवाज़ बुलंद हो और उस आवाज़ के बुलंद होने के साथ पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।